अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपने आज के लेक्चर के अंदर जो है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर बोहर्स एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी न्यूक्लियस के गिर्द और किसी भी एक रास्ते के अंदर जो है रिवॉल्व करेगा और उसके दौरान वो कॉन्टीन्यूसली एनर्जी को इमिट करता रहेगा। उसके ऊपर ऑब्जेक्शन ये किया गया था कि अगर वो कॉन्टीन्यूसली एनर्जी इमिट करेगा तो मिट करते करते वो एक टाइम आएगा जब वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा और जो एटम का स्ट्रक्चर है वो सारे का सारा कोलैप्स कर जाएगा। इन चीज़ों का आंसर ढूंढने के लिए फिर बोहर ने 1930 के अंदर एक थ्योरी दी जो कि मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस कर रही थी। जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो क्लासिकल थ्योरी के ऊपर बेस कर रहा था, लेकिन जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल था वो क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस कर रहा था। तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसके पॉइंट्स को अगर हम देखते हैं तो इसका जो टोटल 5 पॉइंट्स हैं, जैसे कि हमें पता है कि बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है, घूमता है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर मूव करता है। ठीक है, लेकिन बोहर के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग ये एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है जिसका एक ख़ास रेडियस है r। ठीक है, उसका ख़ास एक रेडियस है r। जैसा कि मैं इधर एक न्यूक्लियस बनाता हूँ, जैसा कि आपको डायग्राम में भी दिखाया गया, ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के गिर्द ये शेल्स हैं। ठीक है, पहले शेल को K का नाम दिया गया, दूसरे को L का नाम दिया गया और तीसरे को M का नाम दिया गया। जो फोर्थ होगा वो N होगा। जो K के लिए है N इज इक्वल टू 1, L के लिए N इज इक्वल टू 2 और M के लिए N इज इक्वल टू 3। हर एक का एक ख़ास रेडियस है, न्यूक्लियस के से एक ख़ास फासला है, इसको R का नाम देंगे। ठीक है, तो दूसरी बात जो थी, पहली बात ये थी कि एक ऑर्बिट के अंदर मूव करते हैं। हर एक ऑर्बिट एक ख़ास फासले पे मौजूद है। जैसे कि जो K ऑर्बिट है, K शेल है, ऑर्बिट का मतलब शेल ऑर्बिट इज़ बेसिकली अ पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन विल मूव, कि रास्ता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो जो पहला शेल इसको K का नाम दिया गया, दूसरे को L और तीसरे का M। शेल और ऑर्बिट सेम चीज़ है। ठीक है, एक ऑर्बिट के अंदर मूव करते हैं जिसका रेडियस r है। रदरफोर्ड के अंदर ये ऑर्बिट की बात नहीं की गई थी। दूसरी जो इसकी बात है कि ये जो ऑर्बिट है, हर एक ऑर्बिट की फिक्स एनर्जी है। फिक्स एनर्जी है। K की एनर्जी अपनी है, L की अपनी एनर्जी है, M की अपनी एनर्जी है। ठीक, जिस तरह कि आप घर के अंदर डिफरेंट बहन भाई हैं, जो सबसे बड़े की पॉकेट मनी अलग होती है, उससे छोटे की अलग होती है, सबसे छोटे की अलग होती है। डिफरेंट को उनके अकॉर्डिंग पॉकेट मनी मिलती है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के गिर्द जो शेल्स हैं इनकी भी अपनी अपनी एनर्जी है। K की अपनी एनर्जी है, L की अपनी एनर्जी है, M की अपनी एनर्जी। और ये एनर्जी कोई भी शेल, कल भी मैंने बात की थी, न्यूक्लियस के जितना करीब होगा, न्यूक्लियस के जितना करीब होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। इसकी एनर्जी सबसे कम है, इसकी एनर्जी उससे ज़्यादा, इसकी एनर्जी उससे ज़्यादा। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी एमिट करता है, ना ही वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है जब तो कोई एक फिक्स शेल के अंदर रहता है। कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये ब्लैक मार्कर से मैंने एक इलेक्ट्रॉन बनाया, जब तक ये K शेल के अंदर रहेगा, ठीक है, L शेल के अंदर भी एक बना देता हूँ, जब तक ये इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने शेल के अंदर रिवॉल्व करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे, तब तक इनकी एनर्जी फिक्स रहनी है। इन्होंने ना तो एनर्जी देनी है ना ही लेनी है, ना तो ये एनर्जी एमिट करेंगे ना एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, जब तक ये अपने शेल के अंदर मूव करते रहेंगे। जब ये फोर्थ पॉइंट है कि जब ये अपना शेल चेंज करेंगे तब ये एनर्जी एमिट करेंगे या एब्जॉर्ब करेंगे, तब ये एनर्जी एमिट करेंगे या एब्जॉर्ब करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेल्टा E होगा, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1।
E2 माइनस E1 की बात करते हैं और ये H म्यू के इक्वल है। अब देखें इस वाले शेल की एनर्जी कम है, इस वाले की ज़्यादा है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अंदर वाले शेल की तरफ आता है, बाहर से अंदर वाले शेल की तरफ आएगा तो ये एनर्जी इमिट करेगा। अगर कोई भी शेल इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी वाले शेल से लोअर एनर्जी वाले शेल की तरफ आ रहा है तो वो एनर्जी इमिट करेगा। बाहर वाले शेल से अंदर वाले शेल की तरफ आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा। अगर वो अंदर वाले शेल से बाहर वाले की तरफ जाएगा तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अगर तो ये लोअर एनर्जी वाले से हायर की तरफ जाएगा तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अगर ये ज़्यादा एनर्जी वाले से कम एनर्जी वाले की तरफ आएगा तो इमिट करेगा। ये बात क्लियर हो गई। ठीक, चौथा पॉइंट हमारा ये था कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपने शेल से दूसरे शेल के अंदर जाएगा तो वो एनर्जी इमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। अगर लोअर वाले के अंदर आया तो एनर्जी इमिट की, अगर हायर वाले के अंदर गया तो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की। फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे इसके अंदर जो H है ये एक्चुअली प्लांक्स कांस्टेंट है। ठीक है, जो हमने कहा कि ये थ्योरी जो है मैक्स प्लांक्स की जो क्वांटम थ्योरी पे बेस कर रही थी, तो इसकी वैल्यू जो है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल सेकंड है। अच्छा, फिफ्थ बात जो है, हर ऑर्बिट का एक फिक्स एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम कह लें कि किसी भी चीज़ को दायरे के अंदर घुमा के रखेगा। ठीक है, उसको इतना मोमेंटम देगा कि वो एक सर्कल के अंदर मूव करता रहे। तो इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास mvr इज इक्वल टू NH/2π। ये जो n है ये देखें 1 2 3, n मीन्स शेल नंबर, n इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, इसके इक्वल हो सकता है ये n। h जो है हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है, h की हमने अभी बात की 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ये हमारे पास h की वैल्यू है। तो n जो है हमारे पास क्वांटम नंबर है जो किसी भी शेल का नंबर है। तो दोबारा इसको रिवाइज करते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल को। सबसे पहली बात कि कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर मूव करेगा, ख़ास रास्ते के अंदर। ऑर्बिट वो रास्ता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ने मूव करना है। दूसरी बात, हर ऑर्बिट की एक फ़िक्स एनर्जी है, एक फ़िक्स एनर्जी है। तीसरी बात, इलेक्ट्रॉन जब तक अपने ऑर्बिट के अंदर रहेगा ना तो एनर्जी इमिट करेगा ना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। फोर्थ बात कि जब भी वो अपने शेल से किसी दूसरे शेल के अंदर जाएगा तो एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब कर सकता है, वो एनर्जी इस डिफरेंस के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है। सपोज दैट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, इस वाले शेल की एनर्जी 10 थी, इस वाले की 15 थी, इस वाले की 5 थी। अगर इसने 5 वाले के अंदर आना है तो ये 5 एनर्जी इमिट करेगा। ठीक है। अगर इसने 10 से 15 वाले के अंदर जाना है तो ये 5 यूनिट्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब समझ आ गई कि किस तरह उसने अगर ज़्यादा से कम वाले के अंदर आना है तो एनर्जी उसने दे देनी है, अपनी इजाफी एनर्जी निकाल देनी है। अगर उसने ज़्यादा वाले के पास जाना है तो उसने एनर्जी मज़ीद लेनी है, एब्जॉर्ब करनी है। ठीक। और हर एक ऑर्बिट की एक एंगुलर मोमेंटम होता है जो इसके इक्वल है। अगले पेज पे आपके पास जो है बोहर का और रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी का कंपैरिजन है। ठीक है। तो उसके अंदर कंपैरिजन हम पहले भी काफ़ी सारा इसका देख चुके हैं, जिसके अंदर मैंने पहले भी कहा कि बोहर की जो थ्योरी थी वो क्लासिकल थ्योरी पे बेस कर रही थी, रदरफोर्ड की जो थ्योरी थी वो क्लासिकल थ्योरी पे बेस कर रही थी। बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है, एटॉमिक थ्योरी है, वो क्वांटम थ्योरी पे जो है एक एडवांस थ्योरी पे बेस कर रही है। दूसरी बात है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, रदरफोर्ड ने कहा था, लेकिन उसने फिक्स एनर्जी की बात नहीं की। बोहर ने कहा कि वो मूव करते हैं लेकिन उनकी एनर्जी फिक्स होती है। तीसरी बात उसने कहा था कि ऑर्बिट का कोई आइडिया नहीं था, बोहर ने कहा कि इसके ऑर्बिट्स भी होते हैं। उसके बाद रदरफोर्ड ने कहा था कि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, बोहर ने उसको प्रूव किया कि ये हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम देगा। कल भी मैंने वो लेक्चर के अंदर एटॉमिक स्पेक्ट्रम में जो है लाइन स्पेक्ट्रम और कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम को दिखाया था मैंने। ठीक है। उसके बाद रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर कोलैप्स करनी चाहिए, बोहर के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं करनी चाहिए। तो ये इसका कंपैरिजन था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में देखेंगे।
तो इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा, याद कीजिएगा। अगर आपको ये वाला याद होगा तो नेक्स्ट लेक्चर की आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।